जय हिंद साथियों। आइए आज हम आपको एक टॉपिक शुरुआत करते हैं। पहली क्लास है और पहली वीडियो आपकी जो है, हम लोग शुरुआत करते हैं जियोग्राफी से। जियोग्राफी, भूगोल। इसमें जैसे आप पढ़ते हैं, इसका विभाजन अगर देख लिया जाए तो इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल। एक आपका इसमें आता है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको देने का प्रयास करेंगे। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो इसमें तो सबसे पहले कुछ ऐसी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं कि जो बहुत ज़्यादातर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ही कॉन्सेप्ट वाली चीज़ हैं। आप इसको किताब में पढ़ेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर आप वीडियो एक बार देख लिए तो आपको 100% पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले जो है घास का मैदान, विश्व के प्रमुख घास के मैदान, विश्व के प्रमुख घास के मैदान, ग्रासलैंड। विश्व के प्रमुख घास के मैदान, घास के मैदान, यही आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है। आप इसको किताब में पढ़िएगा और एक बार वीडियो देख लीजिएगा, दोनों में अंतर आपको क्लियर हो जाएगा। विश्व के प्रमुख घास के मैदान। देखिए, पहली चीज तो हम लोग ये जान लें कि घास का मैदान उसे कहते हैं जहां छोटे छोटे मतलब 2 मीटर 3 मीटर के पौधे हमारे खेत में हों और उसको जो है हम पूरी तरह से खेत में जुताई करके और उसमें पानी डलवा करके और उसको सड़वा देते हैं। जैसे आपको यूपी वाले क्षेत्र में या जहाँ समतली क्षेत्र है, दोआब क्षेत्र जहाँ पर हैं, वहाँ पर धान की रोपाई होती है तो आप देखे होंगे कि उसमें बड़े बड़े जो है पौधे होते हैं खेत में और उनको काट के उसमें सड़ा दिया जाता है और सड़ाने के बाद जो है उसमें थोड़ी सी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो उसी को हम लोग घास का मैदान कहते हैं। घास का मैदान वो नहीं है जहाँ पार्क में आप जाते हैं सेल्फी लेने, ना 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 ना, वो घास का मैदान नहीं। घास का मैदान का मतलब अत्यधिक उपजाऊ भूमि। तो आइए हम लोग देखते हैं घास के मैदान की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि आपको ग्लोब पे चीजें समझ में आनी चाहिए। तो ग्लोब पे हम आपको पढ़ा रहे हैं घास का मैदान। अब इसमें आप देख रहे हैं ये है आपकी 0 डिग्री और इधर आप देख रहे हैं ये है 23.5 डिग्री, जिसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको क्या कहा जाता है? कर्क रेखा, कर्क रेखा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और इधर आपकी एक लाइन है, ये भी 23.5 डिग्री है। दोनों 23.5 डिग्री, ये है साउथ है और ये आपकी नॉर्थ है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मकर रेखा। अब इधर देखिएगा आप, इतने बीच वाले क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, ट्रॉपिकल जोन। क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि सूर्य एक बार सीधी किरणें यहां तक पहुंचती हैं, एक बार सूर्य की सीधी किरणें यहां होती हैं और एक बार यहां होती हैं और एक बार यहां होती हैं। तो जहां तक सूर्य की सीधी किरणें पहुंचती हैं, तो उत्तर में सूर्य की सीधी किरणें जो पहुंचती हैं वो कर्क रेखा पर पहुंचती हैं। और किस दिन पहुंचती हैं? उस तिथि का नाम है 21 जून। उस समय 21 जून को हमारे भारत में दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में उस समय क्या होगा? रात जो है बड़ी होगी और दिन आपका छोटा होगा। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी और दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी होगी। मतलब जब सूर्य आपसे दूर होगा तो ठंडी होगी, जब आपके पास होगा तो गर्मी होगी। उसके बाद सूर्य हमारा यहां चमकता है, यहां चमकता है। यहां जो चमकता है उसकी जो तिथि है वो है 23 सितंबर। और उसके बाद में सूर्य हमारा यहां एक बार चमकता है, सीधी किरणें आती हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? 22 दिसंबर। इस दिन मकर संक्रांति की तिथि मनाई जाती है। तो सूर्य इतने ही में चक्कर लगा रहा है, देखिए घूम घूम के इतने ही में चक्कर लगा रहा है। तो आप बताओ, सूर्य की किरणें जहां पर रहेंगी वहां का तापमान अधिक रहेगा। ये आपका 21 मार्च है, 21 मार्च का। तो इतने में जो इतने का क्षेत्र होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। आप बताइए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मतलब उष्ण कटिबंध मतलब जोन, जोन मतलब कटिबंध। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जोन या कटिबंध। अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। और ये आपका जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा पे प्रतिदिन 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक प्रतिदिन वर्षा होती है। आप बताइए, जब प्रतिदिन वर्षा होगी और प्रतिदिन यहाँ धूप मिलेगा तो वहां के जो घास होंगे, पेड़ पौधे होंगे वो बड़े बड़े होंगे। देखिए, अगर यूपी क्षेत्र में देख लिया जाए
इधर आपका पंजाब वगैरह में देख लीजिए, बिहार वगैरह में देख लीजिए, दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत का जो मैदान है वो एक अलग तरीके से, दक्षिण का कुछ अलग क्लाइमेट है, उत्तर का कुछ अलग क्लाइमेट है, क्योंकि जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत के एकदम बीचों बीच से जाती है। तो भारत का जो उत्तरी वाला क्षेत्र है वो आपका आ जाएगा, वहां पे कुछ ठंडी वगैरह ज्यादा होती है, लेकिन जो दक्षिणी क्षेत्र है वो आपका उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पूरे ग्लोब की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए यूपी में जहां पर वर्षा ज्यादा होती है, वर्षा ज्यादा क्या 2 ही 3 महीने होती है, 1.5-2 महीने, लेकिन उसके बाद भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में से बिलोंग करते हैं, गांव में अगर आप देखते हैं तो गांव में इतनी बड़ी बड़ी घासें हो जाती हैं। जिस बाग में आप क्रिकेट खेला करते थे उस बाग में ये बड़ी बड़ी घासें हो जाती हैं। और जिस गांव में मेड़, मेड़ आप अंग्रेजी मीडियम वाले समझ नहीं पा रहे होंगे व्हाट इज मेड़, तो मेड़ होता है सड़क के किनारे खेत के बगल से जो छोटे छोटे खेत को बांटा जाता है उसी को मेड़ कहा जाता है ना। उस पे आप देखिए तो ये बड़ी बड़ी घासें हो जाती हैं। मतलब अगर आप ज्यादा चूक जाइए तो आपके घर के अगल बगल इतना ज्यादा घास हो जाएगी, घास फूस, जो कि सोचिए 2 दिन 3 दिन वर्षा होती है, फिर धूप, फिर 2-3 दिन वर्षा, फिर धूप, और यहाँ प्रतिदिन धूप वर्षा हो रही, तो यहाँ की क्या स्थिति होती होगी। और वहां पर प्रतिदिन वर्षा नहीं होती है, ये आपका भारत। तो जब यूपी में कम वर्षा होती है और कम धूप होती है तो इतना भयंकर घास आ ही जाता है। अगर आप थोड़े से भी चूक जाइए तो आपके दरवाजे पर, गांव क्षेत्र में है, अगर आपका बड़ा द्वार है तो उसमें देखिए तमाम प्रकार से ये भी पहुंच जाते हैं। ये इनको आप समझ गए होंगे इशारा से, ये कौन साहब हैं, ठीक। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इसमें जितने भी घास के मैदान पाए जाते हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको सवाना घास का मैदान कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब आप एकदम समझ गए होंगे कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ चल रहा है। कॉन्सेप्ट यही है कि ये है 0 डिग्री और इधर जो है हमारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा, और यहां पर है इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। अब इसके बीच जितने घास के मैदान होंगे ये हमारे किस प्रकार के घास के मैदान होंगे, ये सारे के सारे घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय होंगे। सवाल पूछा जाता है निम्न में कौन सा घास का मैदान उष्ण कटिबंधीय है, कौन सा घास शीतोष्ण कटिबंधीय है, निम्न में से कौन सा मानव के उपयुक्त है, निम्न में से कौन सा घास का मैदान मानव के उपयुक्त नहीं है। तो आप ये देखिए यहाँ पर जो है ये है आपका पूरा दक्षिणी अमेरिका, इधर आपका अफ्रीका है, और इधर एशिया का कुछ भाग आता है, और इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है। आपको एकदम पूरा ग्लोब पर एक एक देश हम आपको रटा देंगे। बस इसी तरीके से आप वीडियो देखते रहिए और उसको चीज़ों को समझिए। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपका सारा जो भी कन्फ्यूजन होगा सारा सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर एक घास का मैदान है, एक घास का मैदान यहाँ पर है, एक घास का मैदान यहाँ पर है, और एक घास का मैदान यहाँ पर है, और एक कुछ ये घास का मैदान भी है और इसको वन भी कहा जाता है, और एक घास का मैदान आपका ये वाला पूरा क्षेत्र है, और यहाँ पर एक घास का मैदान है एक, और ये घास का मैदान। अब आपको यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से घास के मैदान है, उनका नाम क्या है और वो किस देश में पड़ते हैं और उनकी स्थिति क्या है। तो इसका जो घास का नाम है, इसका नाम है पटाना, पटाना घास का मैदान, और इसका नाम है पार्कलैंड, इसका नाम है पार्कलैंड घास का मैदान, और ये वाला जो आपका क्षेत्र है इसको कहते हैं सवाना घास का मैदान। चाहे सवाना घास का मैदान कहिए चाहे उष्णकटिबंधीय, दोनों बात एक है। और इसका नाम है कटिंगा घास का मैदान, इसका नाम क्या है, कटिंगा है, और इसका जो नाम है इसका नाम है लानोज, और ये वाला जो बीच में है इसका नाम है कंपोज या कंपोज या कंपोज। देखिए कंपास और पंपास, ये यहाँ पर एक पंपास है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पंपास और कंपोज कहाँ है। देखिए विषुवत रेखा पर गर्मी अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है, तो वहाँ के लोग कैसे होते हैं, वहाँ के लोग एकदम जैसे मंगरेला देखे होंगे। अगर ये बाल है तो ये तो बालों हमारा कुछ ठीक ठाक है ना, इससे भी ज्यादा वो काले होते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ धूप ज्यादा होती है और वर्षा ज्यादा होती है, तो अधिक धूप और अधिक वर्षा के कारण यहाँ के लोग कैसे हो जाते हैं, ये एकदम मंगरेला जैसे धूल काला दिखाई पड़ते हैं। ठीक, तो आप बताइए कि ये घास का मैदान जो है अच्छा नहीं होगा। इसको इसलिए इसी ट्रिक से आपको याद करना है कि विषुवत रेखा पर लोग अच्छे नहीं होंगे। तो जब विषुवत रेखा पर लोग अच्छे नहीं होंगे तो आप वहां गठबंधन स्थापित करना चाहेंगे। हर आदमी भैया छांटता बीनता है, तो उसी तरीके से आप यहां स्थापित नहीं करेंगे। तो कंपोज ये जान लीजिए कि जो विषुवत रेखा पे घास का मैदान है वो एकदम रद्दी घास का मैदान है। रद्दी का मतलब मंगरेला जैसे लोग अगर हैं तो आपको पसंद नहीं आएंगे। सब भैया मेंटेन फेशियल कट वाला ढूंढता है ना। तो इसको आप इसी तरीके से याद करिएगा कि कंपोज जो है ये ऐसा घास का मैदान है उष्णकटिबंधीय, ये मानव के उपयुक्त नहीं है। और ये जो आपका है इधर आपका सेलवास घास का मैदान है,
ये सेलवास। देखिए सेलवास वन भी है। सेलवास को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की ऑक्सीजन का फेफड़ा। मतलब यहाँ 4 ऐसे पौधे हैं जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे गाँव में देखिए, एक होती है तुलसी माई, तुलसी का एक पौधा होता है, और दूसरा होते हैं बरम बाबा जिसको आप पीपल कहते हैं, और एक होता है भगवती माई मतलब नीम का पौधा, और एक होते हैं बरगद दादा। ये चारों ऐसे पौधे हैं, अगर इनको धर्म से शायद ना जोड़ा गया होता तो लोग इसको काट पीट के खत्म कर देते, लेकिन ये 4 पौधे ऐसे, अगर आप अपने घर में 5 गमला लगा दीजिए और बढ़िया तुलसी का पौधा लगा दीजिए तो आपको कोरोना जैसी महामारी कुछ नहीं उखाड़ सा पड़ पाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें इतना ज्यादा आपको ऑक्सीजन मिलती है, पर्याप्त मात्रा में। एक छोटा सा पौधा इतना ऑक्सीजन आपको देता है कि 2-3-4 लोग आराम से जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सारे के सारे पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए इसको ग्लोब का क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन का फेफड़ा कहते हैं। तो देखिए जो लानोज घास का मैदान है ये कहाँ पाया जाता है? तो लानोज घास का मैदान जो है ये वेनेजुएला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में पाया जाता है। और ये कटिंगा आपका कहाँ पाया जाता है? ये आपका ब्राजील में पाया जाता है। और ये सब आपके दक्षिणी अमेरिका में है। और ये आपका ये भी ब्राजील में पाया जाता है, ये ब्राजील में पाया जाता है। और ये आपका ब्राजील और पेरू में पाया जाता है, पेरू प्लस ब्राजील, ज्यादातर वैसे ब्राजील है, ब्राजील। या फिर कह सकते हैं कि अमेजन नदी घाटी, अमेजन नदी घाटी, अमेजन नदी घाटी में पाया जाता है। ठीक है, अमेजन नदी घाटी में पाया जाता है। तो ये आप देखिए कंपोज कहाँ है? ब्राजील में है। कटिंगा कहाँ है? ब्राजील में है। वेनेजुएला कहाँ है? लानोज में है। सॉरी, लानोज कहाँ है? वेनेजुएला। सेल्वास कहाँ पड़ेगा? अमेजन या पेरू या ब्राजील में। उसके बाद सवाना घास का मैदान, ये आपका पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अफ्रीका महाद्वीप। मतलब जो अफ्रीका महाद्वीप का कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच वाला क्षेत्र है उसमें जितने भी घास के मैदान पाए जाते हैं उनको सबको हम सवाना घास का मैदान कहते हैं। लेकिन अगर वहीं पटाना की बात करें तो पटाना आपका कहाँ पड़ेगा? श्रीलंका में। देखिए आप इसको कैसे याद करेंगे? रावण कहाँ का था? भाई रावण कहाँ का था? श्रीलंका का था। तो इसी से आप देख लीजिए कि रावण जो था वो कहाँ का था? श्रीलंका का। और ससुरा वो सीते पटाए लेके चला गया, मतलब माँ जगत जननी को ही उसने उठा लेके चला गया। अरे कोनो दासी फांसी होगा लेके जाएगा, लेकिन वो मेन मधुमक्खी छत्ते में जाके ठाठ में मार दिए धड़ाक से। तो आप उसको याद करिएगा कि ये श्रीलंका वाले जो होते हैं ये पटाने में बहुत आगे होते हैं। तो इससे आप याद कर लीजिएगा कि पटाना घास का मैदान कहाँ है? श्रीलंका में। और ये पटा के ले कहाँ गया था? तो पार्कलैंड में। पार्कलैंड में मतलब सीता जी, माता सीता जी को कहाँ बैठाया था उसने? एक जंगल में। तो इससे आप याद कर लीजिएगा पार्कलैंड इसके तुरंत नीचे है। तो ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा घास का मैदान है? पार्कलैंड। तो ये पार्कलैंड और पटाना, पटाना आपका ऊपर है अर्थात श्रीलंका में है। मतलब ये भारत वाला एशिया महाद्वीप आपका इस तरफ है तो श्रीलंका ऊपर है और ऑस्ट्रेलिया आपका नीचे। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से मकर रेखा होकर गुजरती है। इधर नीचे जो घास का मैदान है ये आपके सभी शीतोष्ण घास के मैदान है। तो ये जितने भी घास के मैदान आपको दिख लिए, पटाना घास का मैदान कहाँ है? श्रीलंका में है। और दूसरा पार्कलैंड कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। और इधर आपका सवाना घास का मैदान कहाँ है? अफ्रीका में है। उसके बाद आप देख लिए कटिंगा घास का मैदान ब्राजील में है। कंपोज कहाँ है? ब्राजील में है। लानोज कहाँ है? वेनेजुएला में है। सेल्वास कहाँ है? पेरू, ब्राजील, अमेजन। अब इसमें थोड़ा सा कौन अच्छा है? इसमें इनमें ये तो सब मान लीजिए गड़बड़ है। देखिए यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो ज्यादा पेड़ पौधे होने के कारण पेड़ पौधे मोटे मोटे हो जाते हैं। इसमें ट्रैक्टर चलाना बहुत कठिन हो जाता है। तो जब आप ट्रैक्टर नहीं चला पा गए तो वो कितनी भी आपकी योग्य की जमीन होगी वो आपके कोई मतलब का ही नहीं है, इसलिए हमारी ये उपयुक्त में है ही नहीं है। तो इसमें जितने भी घास के मैदान है ये सब कौन से घास के मैदान है? इनको सब हम क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ये जो मानव के उपयुक्त में नहीं होंगे। अब इसके नीचे जितने घास के मैदान पाएंगे ये मानव के उपयुक्त होंगे। इसके ऊपर जितने घास के मैदान पाए जाएंगे ये भी कौन से होंगे? मानव के उपयुक्त होंगे। तो आपको इतना यहां से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं।